हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे संस्कृत का मॉडल पेपर 3। इससे पहले हम इसके 2 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज थर्ड वाला करेंगे जिसमें इसके हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्लास आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अगर आप अपना कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, ध्वनि के काल मीन्स समय से उत्पन्न भेद हैं। तो जो अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे स्वर, अब हमें देखना है कि अगर ध्वनि के समय के अकॉर्डिंग देखें तो कौन कौन से होते हैं। तो ध्वनि के समय के अकॉर्डिंग ह्रस्व स्वर भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वर होते हैं तो स्वर कैसे होते हैं। उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं, स्वरित भी होते हैं। तो इसमें भी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद हैं। तो उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं। कंठ के अकॉर्डिंग होते हैं, कंठ के अकॉर्डिंग, गले के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा क वर्ग वाला। ऐसी जीवा के अकॉर्डिंग भी होते हैं, सिरस के अकॉर्डिंग भी होते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। इसमें अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, रे, ले और वे, ये 4 होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। श, से, श है। तो ये भी पूरे 4 होते हैं। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी 4। बस हमें पता होना चाहिए कि अंतस्थ कौन से होते हैं और ऊष्म कौन से होते हैं। नेक्स्ट है, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं। तो जो ये पूरे संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं जिन्हें हम माहेश्वरी सूत्र बोलते हैं, ये कितने हैं टोटल 14, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 7 संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या है। तो संस्कृत में जो ध्वनियाँ होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, वो होती हैं टोटल 64। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर हैं। तो कुल कितने स्वर होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं और संस्कृत में अलग। तो संस्कृत भाषा में पूछे जाएंगे स्वर तो वो जाएंगे 21, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो कुल कितने व्यंजन होते हैं संस्कृत भाषा में 25। जैसे वो 5 वर्ग हो गए ना, तो वो आ जाएंगे हमारे व्यंजन में। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में यम है। तो यमों की संख्या कितनी आ जाएगी संस्कृत भाषा में, ये होती है 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। तो वर्ण के भेद मतलब कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संधि के भेद हैं। तो संधि के कौन कौन से टाइप होते हैं ये देखना है। अच या स्वर संधि, जैसे हिंदी में स्वर बोलते हैं ना, तो उसको संस्कृत में अच बोल देते हैं। तो दोनों एक ही टाइप है, अच संधि या स्वर संधि ये भी होता है। व्यंजन को हल बोलते हैं, तो व्यंजन संधि या हल संधि, और विसर्ग संधि भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, उपेंद्र में संधि है। तो उपेंद्र को हम कैसे लिखेंगे, उप प्लस इंद्र। तो इसमें पे और ई, यहाँ तो आया ए और ई को मिलकर क्या बना है, ए। तो मीन्स ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यद्यपि में संधि है। तो इसको कैसे लिखते हैं, यदि प्लस अपि। तो यहाँ पर ई और ए को मिलके यह बन जाता है, क्योंकि यद्यपि हम ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, और द या यह को मिलाकर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये जो होती है हमारी कौन सी संधि होगी, ये होगी यण संधि, जिसमें यह बनता है तो यह से याद रखेंगे, यण संधि। नेक्स्ट है, गंगा में संधि है। तो गंगा में यहाँ पर अंकी बिंदी आ रही है, अंकी बिंदी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो इसमें होगी अनुस्वार संधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, छात्रापि में संधि है। तो छात्र प्लस अपि, तो यहाँ पर आका डंडा बन जाएगा उसका। तो ये कौन सी संधि है यहाँ पर, तो छात्र प्लस अपि, यहाँ हो जाएगा सुलोप संधि। नेक्स्ट है, पावक में संधि है। पावक में कौन सी संधि होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको लिखते हैं पौ प्लस अक। तो जब भी पौ प्लस अक होता है तो वो आव बन जाता है। तो ये कौन सी संधि होती है, ये होती है अयादि संधि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है। समास का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतने लंबे सेंटेंस को हम एक वर्ड में लिख सकते हैं, और सुंदरता लाने के लिए। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास के भेद हैं। तो द्वंद्व समास कौन सा होता है, जैसे जिसमें लिखते हैं माता डैश पिता,
या राम लक्ष्मण जिसमें हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। तो ये इतरेतर द्वंद्व भी होता है, एक शेष द्वंद्व भी होता है और समाहार द्वंद्व भी होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास के भेद हैं। बहुब्रीहि समास होता है जिस शब्द का कोई तीसरा मीनिंग भी निकल रहा हो। तो ये समानाधिकरण भी होता है, व्याधिकरण भी होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बे दोनों। नेक्स्ट है भ्रातरों में समास है। तो भ्रातरों में कौन सा समास होगा? इसमें होता है जब इस टाइप से रॉ, मात पितरों इस टाइप से रॉ लगा के लिखा जाता है तो हमेशा द्वंद्व समास होता है, और एक ही वर्ड से लिखा जा रहा है तो ये आ जाएगा एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट है विद्याधनम में समास है। विद्याधनम में कौन सा समास होगा? तो विद्या के लिए धन, तो ये हो जाएगा हमारा रूपक कर्मधारय समास, क्योंकि इसका कोई थर्ड मीनिंग नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद उसके अकॉर्डिंग होते हैं जितने कारक होते हैं, तो जैसे वो 6 होते हैं तो इसी टाइप से हमारे तत्पुरुष समास के भेद भी 6 होते हैं। नेक्स्ट है दशे आनना यस्य से समास विग्रह के बाद शब्द क्या बनेगा? तो इसको समास विग्रह करने पर हमें पता चल रहा है कि क्या शब्द बनेगा? दशानन, ऑप्शन बी, 10 है सिर्फ जिसके। तो और ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास के भेद। अभी हमने पढ़े थे बहुव्रीहि समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शब्द बनते हैं। शब्द किसके संयोग से बनते हैं ये बताना है। तो इसमें तो शब्द वर्णों के संयोग से भी बनते हैं और अक्षरों के संयोग से भी बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा से, ऑप्शन ए और बे दोनों। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 टाइप के होते हैं, जबकि हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं केवल। और संस्कृत में पुल्लिंग भी होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और नपुंसक लिंग भी होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है फल शब्द में लिंग है। तो फल कौन से टाइप का होगा? तो फल जो होता है वो अकारांत नपुंसक लिंग होगा, क्योंकि कोई भी फल सब्जी ये सब चीज़ें किस में आएंगी? नपुंसक लिंग में। नेक्स्ट है शिशु शब्द है। अब शिशु जो है वो हम किसी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए भी। जब कोई बच्चा नवजात शिशु होगा तो वो दोनों के लिए यूज़ होगा, इसीलिए इसमें केवल पुल्लिंग नहीं कह सकते। तो ये होगा उकारांत नपुंसक लिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती है। तो संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में क्या नहीं होती है? उसमें संबोधन नहीं होता है, इसी वजह से वहाँ पर 6 लिए जाते हैं, पहली से लेकर 6वीं तक विभक्ति। संस्कृत में अस्मत् तथा युष्मत् के रूप तीनों लिंगों में कैसे होते हैं? तो तीनों लिंगों में अस्मत् और युष्मत् के रूप हमेशा समान होते हैं। नेक्स्ट है बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन के रूप में क्या होगा? तो बालक के जब हम रूप लिखेंगे तो चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन जो होगा वो क्या होगा? बालकाय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग इनमें से क्या है ये बताना है। बालक तो पुल्लिंग हो गया, नदी स्त्रीलिंग हो गई और शर्वा भी नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? एते। एते जो है वो नपुंसक लिंग होगा। नेक्स्ट है के रूप है। तो के किसके लिए यूज होता है? ये होता है स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए यूज होता है का। धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? तो धातुओं को संस्कृत में पूरे 10 गणों में बांटा गया है। संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या कितनी है? तो ये पूरे 5 होते हैं, लट लकार, लट लकार, लिंग लकार, ऐसी विधि लिंग लकार और लोट लकार। श्र धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो हमें श्रेय से लट लकार बताना है, तो मध्यम पुरुष एक वचन होगा श्रोष्यसि। नेक्स्ट है दृश धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप क्या होगा? तो दृश से हमें पस्से के रूप बनते हैं, लट लकार है और उत्तम पुरुष का द्वितीय वचन, तो ये हो जाएगा पस्याव। नेक्स्ट है लव धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन के रूप में होगा। तो लव धातु का हमें बताना लोट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो ये होगा लवंताम। अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन के रूप में होगा, तो ये होगा हमारा अस्तय। अगर हमें सारे लकार पता होंगे तो कोई भी वर्ड आ जाए उसका हम सेम ही बना लेंगे।
नेक्स्ट है कर्म कारक में विभक्ति होती है तो कर्म कारक में जैसे कर्ता ने, कर्ता होती है पहली और कर्म होती है दूसरी, तो यहाँ पर कौन सा आएगा हमारा दूसरी विभक्ति। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया गया दूसरी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है नाम मात्र में विभक्ति होती है, नाम मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, तो हमेशा जब भी शुरू में नाम आता है तो उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट अव्यय के साथ प्रयोग किया जाता है तो अव्यय के साथ हमेशा प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक का चिन्ह है तो कर्ता ने कर्म को, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का को। द्वितीय विभक्ति का उपयोग किस में होता है, द्वितीय विभक्ति का उपयोग द्विकर्मक धातुओं में होता है। समय एवं दूरीवाचक शब्दों में होती है तो जब भी समय और दूरी से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है गमनात्मक धातुओं में होती है। गमनात्मक धातु कहीं जाना, उससे रिलेटेड जो विभक्ति होती है वो होती है द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है जिन शब्दों में सन्निकटता पाई जाती है मतलब बहुत आसपास के शब्द होते हैं तो उनमें भी हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अलम के साथ वाक्य प्रयोग में विभक्ति है तो अलम के साथ कौन सी यूज होती है तृतीय विभक्ति। लास्ट क्वेश्चन है सह के योग में विभक्ति होती है तो तृतीय विभक्ति का सूत्र होता है सह युक्त प्रधाने, तो इसमें कौन सी आ जाएगी तृतीय विभक्ति, ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।